मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक आपका अपने इस लक्ष्य एंड आरक्षे वीडियो में स्वागत करता हूं। और कक्षा 12 के लिए ये पेपर 1 का मैंने एक छमाही दिसंबर में मैंने आपको समान आधारित विषय दिया ही था, और एक तरह से आप इसे प्री बोर्ड भी समझें तो पेपर 1 का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, कौन इम्पोर्टेंट्स हैं थोड़ा सा, तो उस पर एक अपना पूर्णांक देखिए 60 नंबर का होता है। 20 नंबर पास होने के लिए चाहिए होता है। समय 3 घंटा आपको मिलता है, और सबसे लास्ट में आपकी परीक्षा भी होती है इसकी। तो इन सब जानकारियों के साथ अभी इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में निश्चित रूप से एनसीसी का रिजल्ट भी आ जाने वाला है। तो आप लोगों को कॉलेज जाने से पहले हमने कहा कि इसको वीडियो आपको देते चलें। देखिए, एक से ले जो प्रश्न नंबर 1 रहेगा तो इसमें करीब 5 या 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी के होंगे, और कुल 6 प्रश्न रहते हैं इसके अंदर। 6 या 5 ऐसे ही कह लें आप, और सब में अथवा भी रहते हैं। तो हर प्रश्न को नए पेज से लिखना ये तो मैं बता चुका हूँ, आप इसको करेंगे। और प्रश्न नंबर 2 में जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। सही बात है, जो पहला पेपर आपने पढ़ा होगा तरंगों का अध्यारोपण, तो आपने देखा, मैंने आपको पढ़ाया। इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। तरंगों का अध्यारोपण में जो है पेपर 1 के, तो इसमें जैसे कि आपके अध्यारोपण में 3 प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन और विस्पंद। तो इसका अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चलती हैं, तो माध्यम में प्रत्येक कण जो है किसी क्षण विस्थापन और दोनों अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा था आपको, नहीं तो मतलब आप ये रेडियो देखते होंगे, रेडियो स्टेशन पे आप कार्यक्रम सुनते होंगे, तो आप उसमें देखते होंगे कि जो रेडियो स्टेशन लगाते हैं आप वही पकड़ता है। तो ये एक तरह से अध्यारोपण का ही सिद्धांत है, और इसमें लेजर और प्रघाती तरंगे पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता। ये 1 नंबर के सवाल हो सकते हैं कि लेजर पर और प्रघाती तरंग पर क्या ये सिद्धांत लागू होगा अध्यारोपण का, तो नहीं होगा। कई प्रकार के, 3 प्रकार के, विवर्तन और व्यतिकरण और विस्पंद। विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है कि एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे जब चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के माध्यम से किसी बिंदु पर जो उनका परिणामी तीव्रता उन तरंगों की तीव्रताओं के योग से, जो अध्यारोपण का सदिश योग वाला योग, तीव्रताओं की योग से भिन्न होती हैं। तो मतलब कुछ जगह ज़्यादा होती हैं, कुछ जगह अधिक होती हैं। तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, ये घटना है। तो जहाँ अधिक होती हैं वहाँ संपोषी तीव्रता अधिक होती है, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जहाँ कम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता छात्रों, क्योंकि ये वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके लिए शर्तें भी होती हैं, दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य हो, 2 तरंगों के बीच पथांतर शून्य हो। इस तरह से भी सवाल अथवा करके आपको पूछ सकता है। तो अब विस्पंद क्या है, इस तरह ये भी वीडियो मैंने आपको दिया है। अप्रगामी तरंग क्या है तथा व्यतिकरण की शर्तें बताइए, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वही शर्तें हैं आपकी, जो है दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य हो, और दोनों तरंगों के बीच पथांतर भी शून्य, पथ का अंतर भी शून्य हो। अब फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक भी, ये भी मैंने आपको दिया है। कुंडली का वर्णन अलग से एक वीडियो इस पर है। ध्वनि के स्रोत से आप क्या समझते हैं, मूल स्वर, अधिस्वर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। डॉपलर प्रभाव क्या है, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो जाते हैं, ट्रेन आती है जाती है, तो उसका अंतिम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है अच्छी तरह से। विश्व प्रसार सिद्धांत को भी समझाया है आपको वीडियो में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने ग्रुप में तो डाल ही दिए हैं, और फिर थोड़ा 6 प्रश्न अगर हम मान लें, तो ध्वनि एवं प्रकाश में डॉपलर का क्या प्रभाव है, इसको समझाइए। तो देखिए, थोड़ा 1 पेज 2 पेज में टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अगर आप सही ढंग से समझाते हैं तो 1 पेज ही काफ़ी है। 2 पेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये नंबर इसमें करीब अच्छे रहते हैं, इसमें ज़्यादा नंबर रहते हैं। 60 नंबर में मतलब समझ लीजिए 10-10 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये।
तो 1 पेज 2 पेज लगने चाहिए। अगर कुछ सर्किट ग्राफ बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। प्रगामी तरंग क्या है तो इसको बना के दिखा सकते हैं। इसकी तुलना अप्रगामी तरंग से कर दें, थोड़ा कॉलम खींच के 1 पेज पर बढ़िया से कर दें तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। और अब दूसरे पेपर पे आते हैं हम, तो इसका नाम है विद्युत और चुंबक। आप लोगों को ये भी मैंने पढ़ा दिया है। इसके अंदर भी वही सेम कंडीशन इसकी रहेगी। और अभी एक प्रैक्टिकल कल हमने आपको कराया था। प्रश्न 1 में तो वही आपके 5 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं 1-1 नंबर वाले। और दूसरे में आपको मैंने संधारित्र का कल आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाया था। कैपेसिटर को समझाएं और इसके संयोजन को सीरीज में समानांतर का वीडियो भी बताया है और सूत्र भी C=Q/V। ये भी आपको इसका बताया है। फैराडे मिली माइक्रो नैनो फैराडे इसका मात्रक भी है, ये भी बताया था। इसका उपयोग भी बताया था, टीवी रेडियो में होता है और ये आवेश को संचित करके ज़रूरत पड़ने पर देता है। और इसके अंदर जो चीज़ भरी जाती है उसको परावैद्युत कहते हैं। इसका अलग मान होता है हवा का और कागज़ का। और परिभाषित करने के लिए एसी धारा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा को एसी धारा कहते हैं, या प्रोटॉनों के प्रवाह के दिशा को एसी धारा कहते हैं। प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे। तो मैं आपको आंसर नहीं दे रहा, एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आ सकते हैं। 1 नंबर में भी, 2 नंबर में, 4-5 नंबर में भी विशिष्ट प्रतिरोध बताएं। ओमीय एवं अनोमीय परपथ बताएं। ओम का नियम तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, V=IR, मतलब V समानुपाते आई। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी। और ग्राफ बना दें तो सीधा बन जाता है आपका। ये भी आपने ग्राफ से समझाया। वैद्युत ऊर्जा एवं शक्ति मैंने आपको समझाया है। यूनिट निकालना भी समझाया है कि यूनिट कैसे निकालते हैं। और ओम के नियम को बताएं तो ओम के नियम को भी समझाया गया है। और जो नियम ओम का नियम का पालन नहीं करता उसको अनोमी परिपथ भी कहते हैं। तो उसके लिए ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेंज का नियम क्या है, फैराडे का नियम क्या है, ये भी मैंने आपको वीडियोज़ में दिया है। एसी जनरेटर का मैंने अच्छी तरह समझाया है। डायनमो को भी बताया है। ये जरूर में एक क्वेश्चन रहेगा आपका, एसी जनरेटर और डायनमो। और ट्रांसफार्मर पे भी ज़रूर सवाल रहेंगे आपके। प्राइमरी वाइंडिंग में इतनी कुंडली है, सेकेंडरी में तो आपको फार्मूला भी मैंने दिया है करंट का और कुंडली का, N1 का और वोल्टेज का। तो उन तीनों में आप उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए। ट्रांसफार्मर क्वेश्चन निश्चित रहते हैं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आ जाता है यहाँ पर, लेकिन बस वही 3 ठो दिया रहेगा, तिर्यक गुणा करके आपको चौथे का मान लिख देना रहेगा। इतना आसान रहता है और 2-4 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। वाटहीन धारा क्या है बड़े आसानी से समझा देंगे। एसी धारा को परिभाषित करें और अति अथवा करके कुछ दे सकता है, या एसी डीसी में तुलना करें। सही बात है, ट्रांसफार्मर एसी पर डीसी पर नहीं चल सकता, क्योंकि एसी में आवृत्ति पाई जाती है और डीसी में आवृत्ति नहीं पाई जाती है। टेक्निकल उत्तर है और ये आप लोग जानते रहें कि कोई भी ट्रांसफार्मर डीसी पे नहीं चल सकता। और ट्रांसफार्मर जो लगे रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो सिग्नल को सिर्फ बढ़ाते हैं और उसको मजबूत करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। तो वीडियोस मैं ये वीडियो भी दे रहा हूँ आपको, आप थोड़ा इस पर तैयारी करें इन क्वेश्चंस को, और इसके वीडियोस को भी देख लें। पेपर 1 और 2 दोनों आपका आज 3 तारीख को मैं फिनिश करता हूँ। बाकी क्लास में आप जो कन्फ्यूजन से पूछ ही रहे हैं, मैं बता ही रहा हूँ। टेलीफोनिक भी चल रहा है और अच्छा है। 3 तरफ से आप लोग पढ़ ले रहे हैं। और इस टॉपिक को दूसरे के वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं ही बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप दूसरे से भी सब पढ़ के समझ सकते हैं और उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल्स को तो सिर्फ आप इसलिए कि 11-12 तक आपको रहना है, अपने दोस्तों में देते रहें 11-12 दोनों, क्योंकि अगले साल 11 वाले 12 में जाएंगे तो उनको भी 12 वाला पढ़ना ही पड़ेगा। तो 11 को ही पढ़ें और 12 को ही पढ़ें। कोरोना बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जैसे एक मतलब आप इस चीज़ को मैं अभी बार बार कहूँगा कि जो है आप कुछ मतलब अपना नया भी इस समय कोरोना में कर सकते हैं। घर बैठ के अच्छा ज्ञान ले सकते हैं, लीजिए। और ये आपका कक्षा 12 की किताब है और इस किताब से अभी पिछले साल के बच्चे तो अच्छा नंबर पाए, करीब 76%, और इस साल के बच्चे भी ज़्यादा पाएँ, मैं इसी उम्मीद के साथ हूँ। और कक्षा 12 के सारे जो 11 लड़के हैं वो कम से कम
अच्छे नंबर से पास हों। बाकी सामान्य आधारित विषय मैंने सबको दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। आपका दोस्त दीपक सिंह।